देखिए, मैं आपको ना इस वीडियो में 11th क्लास का आपका हिंदी का एग्जाम है, तो ये मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आने पिछले साल का पेपर आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि मैंने ना प्रैक्टिस पेपर की आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, और जिन्होंने नहीं देखी ना वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने सपोर्टिव मटेरियल से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई हुई हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में ना आप क्या करो कि इस पैसेज को अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे जो आपकी अभिव्यक्ति है ना उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आंसर्स वगैरह डिस्कस कर लूंगा। आंसर की हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम सारे आंसर यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो पैसेज दे रखे इसे पढ़िए। ठीक है, आप इस पैसेज को खुद पढ़ने के बाद फिर आंसर भी खुद करेंगे, और अगर आप करना चाहेंगे तो आप वीडियो को आगे कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पूरी पैसेज दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, फिर आपको इसको पढ़ के ना अपने आंसर करने हैं। फिर जो बच्चा करना चाहे ना तो फिर उसके बाद यहाँ पर अपने आंसर्स यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप पूरे के पूरे पहला आपको पैसेज दिखाया मैंने, अभी उसकी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि देखो पैसेज तो हर बार अलग आती है ना, तो आप इसको पढ़ के खुद प्रैक्टिस कर लें। ओके, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अब आपने वीडियो को रोक के अगर इसको कर लिया, अब आप सारे आंसर देखिए और देखिए कि आपके कितने आंसर जो है बिल्कुल ठीक निकलते हैं। तो जो पहली पैसेज है उसके यहाँ पर ये आंसर आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 7 तक है। ठीक है, तो सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये जो डीओ की तरफ से इश्यू किए गए हैं। अब देखो फिर जो सेकंड है ना, सेकंड यहाँ पर आप देखोगे ये कविता के रूप में आएगा। सेम पेपर का पैटर्न आपको ऐसे देखने को मिलेगा एग्जाम में भी कल। तो आप इसको जैसे पढ़ते हैं, ये जो कविता है ना इसमें क्या होता है, कई बार मीनिंग अगर समझ नहीं आता ना फिर मुश्किल आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको पहले खुद पढ़ के देखो और फिर देखो कि क्या आप इसके आंसर सही से निकाल पा रहे हैं। अगर आप आंसर सही से कर पा रहे हैं, जैसे आप इसे पढ़ते हैं और फिर आप इसमें ढूंढते हैं, तो आप क्या सही से बता पा रहे हैं। तो अगर आपके सारे आंसर सही निकल रहे हैं ना तो आप आराम से कर लेंगे, मतलब आपकी तैयारी जो है सही चल रही है। ठीक है, तो ये देखो आप, एक बार मैं पीछे के यहाँ पे दिखा देता हूँ है ना, फिर आंसर मैं लास्ट में दिखाऊंगा। जो बच्चे से अपने आप कर रहा होगा तो वो अपने आप ट्राई कर सकता है। ठीक है ना, तो ये है, आप देखिए ये है हमारे 6 तक। ठीक है, तो आपको ये इसको इसमें से ढूंढने हैं। ओके, चलो अब इसके आंसर्स देखो आपने, अगर जिस बच्चे ने करा ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होता है कि प्रैक्टिस अगर पहले हो जाए तो अलग बात हो जाती है। तो ये पहले के थे, ये हमारे हो गए थे। अभी दूसरी की जो हमने आपको कविता दिखाई है इसके आंसर्स हैं। ठीक है, आप चेक कीजिए कि अगर आपने खुद करा है तो कितने सही निकले हैं। हो गया। अब यहाँ पे जो मेरा काम है यहाँ पे समझाने का, तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि देखते हैं कि अभिव्यक्ति और जो माध्यम पुस्तक है आपकी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखिए इसी में से ना काफी क्वेश्चन जैसे पत्रकार से जुड़े हुए आते हैं, रेडियो की खोज किसने करी, ठीक है, टीवी के रिगार्डिंग, ठीक है, इंटरनेट के फायदे, और जो उल्टा पिरामिड शैली है ना उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह आते हैं। और यहाँ देख लेते हैं कौन सा है कि ये कह रहा है भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो आपको इसका आंसर बताना, तो आप बताओगे हिंदी जो पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा की गई। जैसे इसी में घुमा के पूछ ले कि पहली पत्रकारिता कौन सी थी, तो आप बता दोगे बंगाल गजट। तो क्वेश्चन को उसी में घुमा कर पूछ सकते हैं। और इन क्वेश्चन की तैयारी के लिए ना अगर आपके पास डीओई का सपोर्टिव मटेरियल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डीओ की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं अगर आपको ढूंढना है ना कैसे डीओ की साइट से करेंगे, तो आप सपोर्टिव मटेरियल एएससी स्टार्टर चैनल का नाम लिखेंगे तो उसमें आपको पैटर्न पता लग जाएगा। नहीं तो सीधा गूगल पर डीओ सपोर्टिव मटेरियल लिख के मिल जाएगा ऑफिशियल साइट का, और वहां से आप कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आया कि संचार के एक सशक्त साधन के रूप में समाचार पत्र की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आप खुद बताइए ना कि समाचार पत्र का क्या फायदा है, आप बना बना के बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पढ़ता हूँ इसमें, समाचार पत्र लोगों तक सूचना पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। पहला हो गया, आप बना बना के लिख सकते हैं या आइडिया के लिए पढ़ ले बस। ठीक है, ये लोगों को उनके नियमों, विनियमों और अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करता है या जागरूक करता है। इसमें सामाजिक मुद्दों, मानवता, संस्कृतियों, परंपराओं, जीवन जीने की कला, ध्यान, योग आदि पर अच्छे लेख भी होते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती है समाचार में। सूचना प्रदान करता है, जैसे रोजगार
के बारे में भी प्रदान करता है, मनोरंजन का भी काम करता है। तो बहुत सी बातें इसमें अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। ठीक है, समाचार पत्र एक प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि समाचार पत्र में ना जो लिखा है ना उसको सच ही माना जाता है, इसलिए तो सबूत के रूप में काम आता है समाचार पत्र में। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में जनसंचार हमारे जीवन शैली का अभिन्न अंग है। कैसे? देखो, जनसंचार का मतलब होता है जब एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों से संपर्क बनाते हैं ना, वो जनसंचार होता है। जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया। अगर आज ये हमारी जीवन शैली का, हमारी लाइफ स्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है, बाकी आप अपने बनाकर लिख ही दोगे। तो ज्यादा मुश्किल ये नहीं रहती, ठीक है, कि आपको इसमें बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है ये, क्योंकि हमारी समाज ये हमसे जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो वर्तमान में संचार मानव समाज का अभिन्न अंग है। ठीक है, ये जो संचार ना हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। संचार के माध्यम से ही जो मनुष्य है ना, वो विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आज संपूर्ण दुनिया को अपनी मुट्ठी में किए हुए है। ठीक है, और मनुष्य अपने दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की संचार प्रक्रिया में सम्मिलित रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप बना बना के अपने लिए लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखो, यहाँ पर फोर्थ है ना, ये दृश्य लेखन है। तो जो प्रैक्टिस पेपर डीयू की तरफ से इश्यू किया गया, मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ करके दिखाया, यहाँ पर इन्होंने सॉल्व नहीं किया। अच्छा, मैं इसकी खास बात बता दूं कि जब हम दृश्य लेखन लिखते हैं ना, तो आपको ऐसा लिखना है कि आप उस समय जो देख रहे हो हाथों हाथ लिखे जा रहे हो। जैसे किसी साप्ताहिक बाजार का दृश्य, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है और कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं, कुछ लोग सामान बेच रहे हैं, और वहां मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं देख रहा हूँ बट नहीं लिख रहा, तो जरूर नहीं बार बार लिख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आप अपने आप मतलब वर्तमान में लिखना है और राह रही का यूज करना है। ठीक है, उस समय जो जो हो रहा है वो आप लिख सकते हो। कुछ सामान जो है वो हल्का ले रहे हैं, कुछ भारी सामान खरीद रहे हैं, किसी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ है, किसी दुकान पर कोई भीड़ नहीं है, ऐसे। तो आपको तीनों में से कोई एक करना होगा, 120 वर्ड में आपको लिखना होगा, जो जो सबसे अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। दृश्य लेखन है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था प्रैक्टिस पेपर आप अच्छे से जरूर देख लेना। फिर यहाँ पर 5वें नंबर पर जो है ना, ये बोला गया कि आपको पत्र लिखना होगा। देखिए, पत्र आपका ना एक जॉब लेटर वाला आने वाला है। अगर अपने विद्यालय में पेयजल की असुविधा का उल्लेख करते हुए बताना चाह रहे को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर इन्होंने आवेदन लिख दिया, आवेदन नहीं मतलब यहाँ पर समस्या, तो पत्र लिखना था। ये आवेदन जो है ना, ये जॉब लेटर के लिए होता है, तो ये यहाँ नीचे लिखा देखो। मतलब एक क्वेश्चन जो है जॉब लेटर वाला आने वाला है, जिसमें आपको अपना सौरित भी देना होगा। तो दो आएंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा। मैंने जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें यही शो करके दिखाया है, तो आप उसको एक बार देख लेना। फिर अपनी कॉलोनी में आयोजित, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई किस किस चीज के मार्क्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर अपनी कॉलोनी में आयोजित आंखों की जांच के लिए एक शिविर चेकअप कैंप पर एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अब देखो, यहाँ कार्यवृत्त आया हुआ ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40 शब्दों में डायरी लेखन स्वयं के साथ अंतरंग साक्षात्कार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप बताओगे कि डायरी व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं का लिखित रूप है। डायरी में हम अपने निजी जीवन का हिसाब रखते हैं और इसे हमेशा अपने लिए ही लिखते हैं। डायरी को गुप्त जगह पर रखा जाता है और इसे सिर्फ लिखने वाला ही पढ़ता है। ये आप अपना बना बना के भी लिख सकते हो, डायरी के रिगार्डिंग है। ठीक है, फिर ये कह रहा है पटकथा लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो पटकथा मतलब वो कथा जो पर्दे पे दिखाई जाती है। तो पटकथा में हर दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए। हर दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, और कहानी को समय के हिसाब से दृश्यों में तब्दील करना चाहिए। पटकथा के महत्वपूर्ण 3 अंग होते हैं: कहानी, बुनावट और संवाद आदि। ठीक है, तो आदि से लिखा कि 1 2 3 4 पॉइंट है, और भी पॉइंट हो सकते हैं, इसलिए आदि लिखा है। और या 3 अंग है तो 3 ही अंग बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ये आपकी जो किताब है ना उसमें से खंड गा है, ये आपने चैप्टर बुक से पढ़ा हुआ है। तो
वहीं पर ये आपकी बुक में से है, आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको इसके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, ये कह रहा है प्रस्तुत काव्यांश में कुबेर को किसका स्वामी कहा गया है। कुबेर किसके स्वामी होते हैं? धन के। ये कह रहा है प्रस्तुत काव्यांश में किसको बहुत ढूंढने की बात की गई है। तो कौन सी चीज जो अगर इसमें हम पढ़ते हैं तो कौन सी ढूंढने की बात की गई है, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पर है मेघदूत को। ये लिखा ना, देखो, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। लिखा ना, साफ आपको मिलेगा आंसर, आप ध्यान से ढूंढिएगा। फिर ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, देखना कि दोनों में से कौन से ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये तीसरे का गा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, व्याख्या भी ठीक है। यार कुबेर, अलका, मेघदूत आदि को कवि कल्पित कहा गया है। कवि को इनका कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो दोनों बातें ठीक है, इसलिए उसने कवि कल्पित कहा है। तो दोनों बातें ठीक लिखी है, इसलिए यहाँ पर का आंसर लिखा गया है। फिर नव चुंबी शब्द का अर्थ बताना है यहाँ पे कि नव चुंबी का मतलब क्या होता है। तो आकाश को छूने वाला। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बातें लिखी है, आपको बताना है कि कौन सी चीज में से सत्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये कह रहा है कुबेर बारिश के देवता, ये तो गलत है। कवि ने कैलाश पर्वत को देखा है, कवि ने बादल को घिरते देखा, दोनों बातें ठीक लिखी है। तो ये इसका आंसर गा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप पढ़ेंगे ना, सारे आंसर्स कर देंगे। फिर ये आपकी किताब में से क्वेश्चन आंसर है। बालम आवो हमारे घेरे, पद में कबीर ने बालम कहकर किसे संबोधित किया और क्यों? तो यहाँ पर जो है ना, प्रभु से बहुत प्यार करते हैं कबीर जी, परमात्मा से बहुत प्यार करते हैं। तो परमात्मा को उन्होंने बालम कहा है। ठीक है, परमात्मा को उन्होंने क्या कहा है? बालम कहा है। और कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं, वे ईश्वर को प्रियतम और आत्मा को प्रियतमा मानते हैं, उन्हें बालम कहकर संबोधित करते हैं। प्रेम में उनका अटूट विश्वास है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन आप देखते हो ना, तो यहाँ लिखा है जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता सेनानियों के लिए एक प्रेरक कविता है, तर्क के साथ स्पष्ट कीजिए। आपने एक नोटिस करा कि जब हम आंसर की देख रहे हैं उसमें पॉइंट्स में लिखा है, तो आप पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो माधवी वर्मा ने एक ऐसी कविता की रचना की जिसका तात्पर्य देश के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाना है। देश गुलामी के जंजीरों में झगड़ा था, लोग स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन उस लड़ाई में सीधे तौर पर लड़ने से डरते थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए जागरण गीतों की रचना की गई। महादेवी ने एक ऐसे ही गीत की रचना की कि जो गीत सोए हुए भारतीयों को जगाता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला जाग तुझको दूर जाना है। ठीक है, ये इसलिए लिखा गया था। फिर नेक्स्ट है, संध्या के बाद कविता के आधार पर लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, उस व्यक्ति ने खुद ही ठगा था ना, फिर खुद ही ठग रहा था, फिर कैसे बात बनेगी? देखो, लाला हमेशा ये सोचता रहता था कि उसे ही इतने दुख क्यों मिलते हैं, वह खुशी और आराम के साथ अपनी जिंदगी क्यों नहीं व्यतीत कर पाता, उसके पास अपने परिवार वालों को देने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है, ऐसा क्यों? वह शहरों के बनिए की तरह सफल क्यों नहीं है? वह सोचता है कि आखिर किसने उसकी सफलता को रोक रखा है। लाला को लगता है कि उसकी उन्नति को रोकने वाला कोई कारण जरूर है। वह यह भी सोचता है कि उसका समय और भाग्य ही उसका साथ नहीं देते हैं। ठीक है, जब एक बूढ़ी औरत आती तो वो जब आटा तो वो उसको कम तोल देता है ना, तो हमें अपने को ईमानदार भी बनाना पड़ेगा, ये भी बात यहाँ पे सत्य, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे सुनो, यहाँ पर ये 10वां है, ये आपको काव्यांश का सबसे व्याख्या बतानी है। मतलब आपको पहले प्रसंग लिखना होगा, फिर आपको उसकी व्याख्या बतानी होगी। तो देखो कितने नंबर का आया हुआ है, तो वो 6 नंबर का है। ठीक है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, और उसके कवि कौन है, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आपको ये सुन लो, अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो पहले आपको संदर्भ बताना पड़ेगा, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 4 पॉइंट्स में इसके आंसर देने पड़ते हैं। मेरी बात सुन रहे हो? 4 पॉइंट्स में दोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसके लिए आप सपोर्ट मटेरियल देखोगे, थोड़ा आपसे वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी।
ठीक है, हर चैप्टर के एक एक दो दो करवा रखे हैं उसमें, आप देखना उसमें। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डीओ की साइट से। फिर देखो यहाँ पर एक अगला वाला आया, इसको पढ़कर फिर आपको क्या करना है, इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व नहीं किया गया क्योंकि वही है, सेम बात पैटर्न को दिया गया। फिर 11वें नंबर पर आपकी किताब में से पैसेज आएगी, उसको पढ़ना होगा आपको, ठीक है। और जब आप उसे पढ़ोगे तो फिर आपको इसके आंसर देने होंगे। तो वह अपने सुख को होम करके, तो होम का मतलब क्या, होम मतलब होता है त्याग कर देना, ठीक है। और ये कह रहा है जो हमारे उन्नति के पथ में काटा हो उसके लिए लेखक ने क्या करने को कहा है, उसके लिए बोला है जड़ खोद कर फेंकने के लिए, ठीक है, उसे खोद कर फेंक दो फिर। और यहाँ पर है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कई बार ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाते हैं इसलिए, है ना। लेखक के द्वारा अपने घर और मान का बलिदान करके कमर कसने का आग्रह किसने किया गया है, मतलब किनसे किया गया है, तो देश का हित चाहने वालों से। दोबारा पढ़ देता हूँ, लेखक के द्वारा अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कसने का आग्रह किनसे किया गया, तो ये किया गया देश का हित चाहने वालों से, ठीक है, जो देश का भला चाहता है। ये कह रहा है जो धर्म की आड़ में, देश की चाल की आड़ में, सुख की आड़ में छिपे हैं, लेखक ने उन्हें क्या कहा है, बताओ। जो धर्म की आड़ में, देश की चाल की आड़ में, सुख की आड़ में छिपे, लेखक ने क्या कहा है, तो ऐसे लोगों को लेखक ने चोर कहा है, क्योंकि वो केवल अपना फायदा सोच रहे हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये आप देखते हैं क्वेश्चन, कथन कारण है, हमें अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजना होगा। जैसे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हमें अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा ना। ये कह रहा है कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। आप बताओ ये दोनों बातें ठीक लिखी हैं या नहीं लिखी, तो दोनों के दोनों आप बताओ क्या बोलोगे आप, दोनों के दोनों जो है वो सही है, ठीक है, और व्याख्या भी सही है, तो इसलिए आंसर जो इसका क्या आ जाएगा, कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमें अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजना होगा, क्योंकि कारण यह कि कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। इसलिए हमें अपनी जो है ना मूल कारणों को खोजना होगा कि आखिर मेन बात क्या है, इसलिए आंसर इसका का बोला गया। फिर उसके बाद देखो ये बुक के क्वेश्चन आंसर है, ये भी पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है ईदगाह कहानी में हामिद के द्वारा अपने लिए कुछ नहीं खरीदना उसके स्वभाव की किन विशेषता को दर्शाता है, तो आप बोलोगे हामिद एक समझदार और विचारशील बच्चा है। हामिद ने चिमटा खरीदने के लिए दादी के दिए पैसों का सही इस्तेमाल किया, उसने मेले में फिजूल खर्च नहीं किया और चिमटा लेना उचित समझा, ठीक है। देखो कितना समझदार बच्चा था ना, कितनी मेच्योरिटी थी इसके अंदर, है ना। अब आगे सुनो, ये कह रहा है सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने का क्या कारण था, बताओ इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। देखिए 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो करने हैं, यहाँ पे सारे पढ़ेंगे क्योंकि इसके आंसर दे रखे हैं। अगर ईदगाह कहानी में हामिद के द्वारा अपने लिए कुछ नहीं खरीदना उसके स्वभाव की किन विशेषता को दर्शाता है, उसकी विशेषता बतानी है। देखो 40 शब्दों में बोला है, ठीक है, तो आप 40 शब्दों में बताना, ज्यादा बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर के 2 पॉइंट्स में बता देना। बाकी ये पढ़ देते हैं, हामिद एक समझदार और विचारशील बच्चा है। हामिद ने चिमटा खरीदने के लिए दादी के दिए पैसे का सही इस्तेमाल किया, उसने मेले में फिजूल खर्च नहीं किया और चिमटा लेना उचित समझा। हामिद भावुक और अपनों से प्रेम करने वाला है। हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटियां बनाते समय जल जाते थे। हामिद ने चिमटा खरीदने के लिए यह कारण बताया कि इससे उसकी दादी के हाथ नहीं जलेंगे। देखो कितना समझदार लड़का है। हामिद संवेदनशील है, ठीक है। हामिद ने अपनी दादी के प्रति प्रेम दिखाया और वह अपनी दादी की सुविधा के लिए चिमटा खरीदता है। क्लियर हो गया। देखिए एक पॉइंट और है यहाँ पे, हामिद लालच रहित और सहनशील है। हामिद गरीब था लेकिन फिर भी वह बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं था, बहुत बड़ी बात है ना। फिर नेक्स्ट है सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने के क्या कारण था। देखो भाई आप मेन कारण बता सकते हैं कि जो ज्योतिबा फुले थे ना, वो समाज सुधारक भी थे और स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर भी थे, और उन्हीं से उनका विवाह हो गया था। उन्हें मराठी अंग्रेजी हिंदी पढ़ाई, इसलिए तो उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आप ये लिख दोगे बना बना के।
ठीक है। थर्ड है, कोई भी वकील लाल की पैरवी के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ, उसकी माँ पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे कि भाई देखिए, देश जो था वो ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, शासन तंत्र बहुत ही क्रूर और तानाशाही था, लोगों में उनका भय था, शासन के डर से क्रांतिकारियों की सहायता करने को मुसीबत को न्योता देने के समान माना जाता था। अदालत बिना उचित सुनवाई किए मनमाना दंड दे देती थी और वे इतने भयभीत रहते थे कि चाहकर भी किसी स्वतंत्रता प्रेमी की सहायता नहीं करते थे। इतनी बड़ी बात थी, देख रहे हो आप। फिर देखिए यहाँ पर वही है, गद्यांश है, सपसंसित व्याख्या है, आपको ये खुद लिखनी पड़ेगी अपने आप बना बना कर। ठीक है कि ये हमारे किस पार्ट से लिया गया, दो में से एक है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। फिर देखो लास्ट में यहाँ पर आप 40 नंबर पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आंसर ही आए लॉन्ग जो है। ये कह रहा है प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क है। तो आपको हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के आधार पर बताना है। तो यहाँ पर देखो पहले के जमाने में कैसे प्रचार प्रसार होता था, अब कैसे होता है ये बताना है। तो आप बोलोगे प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में बहुत फर्क आया है। अब संचार के साधन सुलभ हो गए हैं, अतः इसके माध्यम से पहुंच बहुत सरल हो गई है ना। अब टीवी आ गया है, इंटरनेट आ गया है, मोबाइल है, इजिली अब व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सब आसानी से ना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उस समय प्रचार प्रसार के लिए टांगे या पर फिल्म के पोस्टर लगाए जाते थे तथा साथ में बैंड भी बजाया जाता था। यह समूह प्रचार करने के लिए नगर नगर घूमा भी करता था, है ना, ये आप बता सकते हैं। और सिंगड़ फिल्म का प्रचार प्रसार ऐसे ही किया गया था। पतंग को बनाने में प्रयोग होने वाले रंगीन कागज पर अभिनेता तथा अभिनेत्री की तस्वीर छापी जाती थी, यह घर घर में बांटा भी जाता था। आज टीवी, सिनेमा घरों, समाचार पत्र, इंटरनेट, होर्डिंग बोर्ड के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार किया जाता है, बस इसके लिए थोड़ा पैसा अधिक लगता है आदि। ठीक है, आज सारा कार्य समय पर हो जाता है, कार्यक्रम आयोजक इस प्रचार की जिम्मेदारी लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मतलब इसके लिए घर घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जागरूकता की देन है, आप बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा पढ़ लो, सुन लो। नेक्स्ट है आवारा मसीहा पाठ में अनेक अंश बाल सुलभ चंचलताओं शरारतों को रोचक ढंग से उजागर करते हैं। आपको कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? देखो कितना आसान है, आवारा मसीहा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी, जिसमें आपको मन बहुत मतलब अच्छा लगा। बचपन में जो बच्चे शरारतें करते हैं उनमें से कोई एक आपको बतानी थी पाठ में से। तो शरद चंद्र बचपन में बहुत शरारती था, उसे अपनी आजादी बहुत पसंद थी और वह एक जगह टिक कर नहीं रह पाता था। एक बार देवानपुर के स्कूल में उसकी शरारतों के कारण पंडित जी ने उसकी आधी छुट्टी कर दी थी। ठीक है, और एग्जाम्पल, शरद चंद्र को बंधन में रहना पसंद नहीं था और उसे एक आजाद पक्षी की तरह खुले वातावरण में रहना पसंद था, शेष मुक्त। किंतु ये कह रहा है कि आप अपने आप जो बच्चा, जैसे बच्चा लिख रहा है उसको उसके आधार पर नंबर दे देना, और भी बहुत सारे पॉइंट बच्चा लिख सकता है। इन्होंने तो बहुत सिंपल लिखा, बहुत सारे कहानी लिख सकते हो, जैसे घड़ी का जो हुआ था ना, घड़ी आगे कर देते थे, शरारती करते थे, मास्टर जी आते थे वो जल्दी चले जाते थे। आप जो भी आपको कहानियां पता है आप उसमें से पार्ट में से लिख सकते हैं। ठीक है, बचपन का परिवेश हमारे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। देखो बचपन में जहाँ हम रहते हैं, जैसे रहते हैं ना, वही हमारी पर्सनैलिटी वैसे हो जाती है। अब आवारा मसीहा के आधार पर बता सकते हैं कि ये कितनी बात सत्य है। देखो बचपन के अनुभव से ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अच्छे बचपन के अनुभव से व्यक्ति समाज को ऊर्जा देता है, जबकि कटु अनुभव से व्यक्ति विद्रोही प्रवृत्ति का हो सकता है। बच्चे के जन्म के पहले साल में ही घर का माहौल तय कर देता है कि बच्चा भावनात्मक रूप से कैसे विकसित होगा। बचपन की प्रतिकूलताएं व्यक्तित्व विकृति और विकारों को जन्म दे सकती हैं। अगर नफरत और लड़ाई वाले माहौल में परवरिश हुई तो व्यक्ति में हमेशा गुस्सा और हिंसक प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व विकास पर समुदाय का भी असर पड़ता है। बालक उन लोगों का अनुसरण करता है जिनके संपर्क में आता है। सहपाठियों के साथ जुड़ने से शिष्टाचार की समझ आती है और उनका व्यक्तित्व विकसित होता है। ठीक है, मतलब बचपन में ना बच्चों को सही अनुभव मिलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो काफी उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया पेपर।
होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्रैक्टिस पेपर आप देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगा, और आप टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो उसमें भी मैं आपको वीडियो अभी भेज दूंगा जब ये वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स। टेलीग्राम चैनल का नाम ASC स्टार्टर ही है।